नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बीच पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से करीब 20 मिनट तक मुलाकात की, जिसमें उन्होंने नागरिकता कानून और एनआरसी मुद्दे पर अपना विरोध भी दर्ज कराया। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पीओके को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार का आदेश मिलने पर सेना कभी भी पीओके पर एक्शन ले सकती है। उन्होंने दो टूक कहा कि पीओके भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकता है। ईरान ने यूक्रेन के विमान को गलती से मार गिराने की गलती मान ली है, जिसके बाद यूक्रेन और कनाडा ने विमान को मार गिराने के जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। इस घटना में विमान में सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई। और श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के बाद जारी आईसीसी की T20 रैंकिंग में भारत के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल बल्लेबाजों की लिस्ट में 6ठे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि कप्तान विराट कोहली 1 स्थान की छलांग लगाकर 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं। विमान गिराने में एक बड़ी चूक सामने आई है। यूक्रेन एयरलाइंस के विमान हादसे में ईरान ने अपनी ये चूक मान भी ली है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक उनकी सेना ने बयान जारी किया था कि गलती से यूक्रेन के यात्री विमान को उसने ही मार गिराया था। इस विमान में 176 लोग सवार थे। ईरान की तरफ से आए बयान में इसे मानवीय भूल कहा गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तेहरान में यूक्रेन के विमान हादसे की जो तस्वीरें विदेशी मीडिया में चल रही हैं, वो एकदम सही हैं, क्योंकि विमान हादसे के एक वीडियो में दिखाई दिया कि यूक्रेन एयरलाइंस का विमान रात में हवा में उड़ रहा है। इसी दौरान उसमें एक रॉकेट नुमा कोई चीज टकराई, जिससे धमाका हो गया और रॉकेट विमान को चीरता हुआ आगे निकल गया। इसके बाद विमान आग के गोले में बदल गया और जमीन पर गिर गया। इसमें आग लग गई। शायद इसी वीडियो को आधार बनाकर कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर शक जाहिर किया कि उसने ही यूक्रेन के विमान पर मिसाइल हमला किया। हालांकि बाद में काफी नानुकुर के बाद ईरान ने अपनी गलती मानी और कहा कि उनकी ही मिसाइलों ने गलती से यात्री विमान को निशाना बना लिया था। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने एक ट्वीट किया कि मानवीय भूल के कारण यूक्रेन के यात्री विमान पर मिसाइल दागी गई और 176 बेगुनाहों की जान चली गई। कहां गलती हुई, इसकी अभी जांच जारी है। इस त्रासदी के लिए जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस विनाशकारी गलती के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को घोर खेद है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ईरान के दावे से उलट हैं। उनसे लगता है कि ईरान अभी भी कुछ छिपा रहा है। इस बीच यूक्रेन ने ईरान की ओर से गलती माने जाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि अब सच बाहर आ गया है। ईरान मृतकों के शव हमें सौंपे और घटना पर हर्जाना दे। हालांकि अपनी गलती के पीछे ईरान ने अमेरिका पर दोष मढ़ने की कोशिश भी की है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है अमेरिका के कारण बनी खराब परिस्थितियों में ही विमान हादसे जैसी मानवीय भूल हुई। वहीं ईरानी मीडिया में चल रहे आर्मी के बयानों में कहा गया कि विमान मिलिट्री एरिया की तरफ मुड़ गया था। आर्मी के मुताबिक हमने प्लेन को दुश्मन का विमान समझा था। गंभीर हालातों के बीच विमान मिलिट्री एरिया की तरफ मुड़ा था। उसकी ऊंचाई और एंगल देखकर उसे दुश्मन का विमान समझ लिया गया। हालांकि मानवीय भूल है, जिसमें अनजाने में विमान को गिरा दिया गया। लेकिन इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत कड़ी सजा होगी। خب مطلع هستید که بیش از یک هفته شرایط منطقه و التهابات منطقه و احتمال درگیری در منطقه واقعا نسبت به लेकिन दूसरी तरफ दावा किया गया कि फ्लाइट के रास्ते में कोई भी मिलिट्री बेस नहीं था। जहां विमान से संपर्क टूटा वहां एक पावर प्लांट और इंडस्ट्रियल पार्क है। इसके अलावा काफी इलाका खाली पड़ा हुआ है और प्लेन अपने तय रास्ते पर बढ़ रहा था। ऐसे में कहा जा रहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी पर अमेरिकी हमले के बाद बौखलाहट में ईरान ने यह हमला कर दिया, जिससे उसका ही नुकसान हो गया, क्योंकि फ्लाइट में ईरान के भी 82 यात्री सवार थे। इसका मतलब यह हुआ कि कल जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि यूक्रेन विमान को ईरान की मिसाइल नहीं मार गिराया, वो सही साबित हुआ। ट्रूडो के इस दावे को अमेरिका और ब्रिटेन का साथ भी मिला था। From multiple sources, including our allies and our own intelligence, the evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. दरअसल ये दुर्घटना उस दिन हुई थी जब अपने कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के इरादे से ईरान ने बगदाद में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल लॉन्च की थी। आइए अब आपको ग्राफिक्स से जरिए हम दिखाते हैं कि तेहरान के इमाम खोमेनी एयरपोर्ट पर 8 जनवरी को कैसे मिसाइल विमान से टकराई होगी।
दरअसल इमाम खोमैनी एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरने के 3 मिनट बाद ही परान के पास ईरान की मिसाइल से टकराकर क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के इस विमान को स्थानीय समयानुसार सुबह 5:15 पर उड़ान भरनी थी। हालांकि इसे 6:12 पर रवाना किया गया, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट ने डेटा भेजना बंद कर दिया, जिसके बाद कुछ दूरी पर विमान क्रैश हो गया, जिससे विमान में सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई। इसमें 167 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स थे। कहा जा रहा है कि इस हादसे में 82 ईरानी, 63 कैनेडियाई और 11 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई थी। हादसे के शिकार लोगों में 10 स्वीडन के, 4 अफगानिस्तान, 3 जर्मनी और 3 ब्रिटिश नागरिक भी थे। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन एयरलाइंस का विमान तेहरान से यूक्रेन के कीव जा रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि जब ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला शुरू किया तो इंटरनेशनल एयरलाइंस के रूट में परिवर्तन क्यों नहीं किया गया? जब पता था कि तनाव चरम पर है, एयर स्पेस काफी व्यस्त है, हर कोई सतर्क था। ऐसे हाल में तेहरान एयरपोर्ट से विमान को जाने देना बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया था। अब सवाल यह भी है कि क्या ईरान अभी भी कुछ छुपा रहा है? हालांकि पहला मौका नहीं है जब किसी देश की सेना ने चूक करते हुए किसी यात्री विमान को मार गिराया हो। इससे पहले साल 2014 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में कुआलालंपुर जा रहे मलेशियाई विमान को पूर्वी यूक्रेन के आसमान में मार गिराया गया था। इसमें 298 लोगों की मौत हो गई थी, जिसका शक रूस पर था। इससे पहले साल 2001 में 78 लोगों को ले जा रहे विमान पर यूक्रेन की सेना ने यह समझकर हमला कर दिया था कि यह रूसी फाइटर जेट है। विमान इजराइल के तेल अवीव से नोविसिबिर्स्क जा रहा था। 1988 में अमेरिकी नौसेना ने फारस की खाड़ी में ईरान के प्लेन को मार गिराया था। इसमें सवार सभी 290 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान का विमान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था। उसी दौरान अमेरिकी क्रूज मिसाइल ने हमला किया। अमेरिका ने गलती मानते हुए कहा था कि उसने फाइटर जेट समझकर यह हमला किया था। ऐसे ही 1980 में इटली ने अपनी ही एयरलाइन कंपनी इटाविया के विमान को मार गिराया था। इस घटना में विमान में बैठे सभी 81 लोगों की मौत हो गई थी और जांच में यह बात सामने आई थी कि इटली की मिसाइल के हमले में यह विमान गिरा था। यूपी में घने कोहरे के चलते 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। यूपी के कन्नौज में भीषण कोहरे के चलते आलू से लदे 2 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर ट्रक ड्राइवरों को बाहर निकाला। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाए रखने की मांग को लेकर 25वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती दिखी। उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे गीतकार समीर अंजान ने दीपिका पादुकोण के ऐसे माहौल में जेएनयू जाने को गलत बताया। इस पे दीपिका पादुकोण को जवाब देना चाहिए कि भाई वो क्यों गई थी, उनकी मंशा क्या थी वहां जाने की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई, जिसके बाद गांव वालों की मदद से घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में खेल मंत्री जीतू पटवारी ने अपनी बेटी और उनकी सहेलियों के साथ छपाक फिल्म देखी और फिल्म की जमकर तारीफ की। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर परिस्थिति से, कैसी परिस्थिति हो, उससे लड़ने के लिए एक सीख देती हुई ये मूवी है। गुजरात के वडोदरा में ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट में ब्लास्ट होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी की मौजूदगी में गोरखपुर महोत्सव का आगाज हुआ, जो 13 जनवरी तक चलेगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक मस्जिद के अंदर जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। यूपी के गाजियाबाद में एसपी ट्रैफिक ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत करते हुए बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई और लोगों को ट्रैफिक रूल के बारे में जागरूक किया। मध्य प्रदेश के सतना में हल्दी से भरा एक ट्रक अंडर ब्रिज के पास खंबे से टकराकर पलट गया, जिसके बाद सड़क पर फैली हल्दी को लूटने वालों की होड़ मच गई। केरल के कोच्चि शहर में समंदर किनारे मरादू इलाके में बनी 2 अवैध इमारतों को गिरा दिया गया। गिराई गई इमारतें तटीय इलाके में नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक अपार्टमेंट अल्फा सेरेने को सुबह 11 बजे गिरा दिया गया। वहीं इसके 5 मिनट बाद दूसरी इमारत होली फेथ को भी जमींदोज कर दिया गया। इसके लिए अल्फा सेरेने और होली फेथ बिल्डिंग्स में विस्फोटक लगाए गए,
जिसके बाद दोनों इमारतें महज 8-8 सेकंड में एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढह गई और पूरा इलाका धूल और मलबे के गुबार से भर गया। इन दोनों अपार्टमेंट में बने कुल 343 फ्लैट बेहद आलीशान थे और 7 स्टार सुविधाओं से लैस थे। हालांकि इमारतों को गिराए जाने से कुल 70,000 टन मलबा पैदा हुआ है, जिसे हटाने में 20 ट्रकों को 60 दिन लगेंगे। बताया जा रहा है कि इमारतों को गिराने में 800 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले इन इमारतों को सुबह खाली करवा लिया गया था। जानकारी के मुताबिक अल्फा सेरेने और होली फेथ बिल्डिंग्स के गिराए जाने के बाद चैन और गोल्डन फ्लीट बिल्डिंग्स को रविवार को ढहाया जाएगा। बताया गया कि कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि सभी फ्लैट मालिकों को अवैध रूप से समंदर किनारे इमारत बनाने वाले बिल्डर्स 25-25 लाख रुपए का मुआवजा भी देंगे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अपने धमकी भरे बयान के लिए एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने बंगाल के अफसरों को मुर्गा बनाने की धमकी दी। ये यहाँ का एसपी भी वहीं पर था उनके लोकसभा के अंदर। इस लोकसभा के अंदर बहुत गड़बड़ की। क्या नाम है? मुर्गा। क्या नाम है? मुर्गा। हाँ भाई, मुर्गा हो या नहीं, बाकी हम मुर्गा बना देंगे हमारी सरकार आएगी तो। एक बात बता देता हूँ बहुत शराफत के साथ कि यदि देखिए नौकरशाह जनता का नौकर रहता है, किसी व्यक्ति का नौकर नहीं रहता। वो भारत के संविधान के अनुसार काम करे या ममता जी के संविधान के अनुसार काम करेगा। तो मुरुगन जी, हम बहुत सारे अधिकारियों की लिस्ट बनाई है जिन्हें हम मुर्गा बनाने वाले हैं। आपका भी नाम लिखना पड़ेगा हमें मजबूरी में, आपका भी नाम लिखना पड़ेगा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच 2 दिन से खिल रही धूप से लोगों ने भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन दिल्ली का मौसम एक बार फिर से बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में सोमवार यानी 13 जनवरी से फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को छोड़कर पूरे सप्ताह दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में बारिश होने के बाद न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि सप्ताह भर बारिश भी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली एनसीआर का मौसम साफ रहेगा, लेकिन सोमवार को मौसम के करवट लेने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पूरे हफ्ते मौसम खराब रहेगा और बारिश के बाद शीतलहर तेज हो जाएगी। वहीं राजधानी में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। शनिवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 पर पहुंच गया, जिसे बेहद खराब माना जाता है। निर्भया केस में क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई 14 जनवरी को होगी। निर्भया मामले में दोषी विनय शर्मा और मुकेश की दायर क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ करेगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बैंक कैशियर ने एडीओ पंचायत से बदसलूकी की और उनका हाथ मरोड़ दिया, जिससे मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। बरेली में 12 साल की दलित बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों मुरारीलाल और उमाकांत को फांसी की सजा सुनाई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेबस मुख्यमंत्री बताया और कहा कि केजरीवाल जेएनयू हिंसा में घायल हुए छात्रों से मिलने भी नहीं जा पाए। आगरा में एतमादौला थाने के इंस्पेक्टर उदयवीर मलिक ने रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार करने के बाद थाने पर ब्राह्मणों को ब्रह्मभोज कराया और दान देकर अनोखी मिसाल पेश की। उसका पोस्टमार्टम कराना, जबकि बॉडी को किसी ने क्लेम नहीं किया, तो पोस्टमार्टम कराना, उसके बाद की जो भी उसका अंतिम संस्कार कराना और उसके बाद की जो भी कार्रवाई होती है वो करवाना, सभी कार्रवाई एतमादौला पुलिस और इंस्पेक्टर साहब ने हमारे की है। आगरा में तेजाब हमले की कई पीड़ित महिलाएं छपाक फिल्म देखने के लिए पहुंची, जहां उनका सिनेमाघर की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव अभियान के लिए एक गाने को लॉन्च किया है, जिसमें पार्टी ने 5 साल के दौरान अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया है। चला फिर अरविंद देखो, दिल्ली के हक लड़ कर लेने को, धोखा तो देखो लाख दुनिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाकिस्तान के सभी प्रांतों में डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 2 के लगातार बढ़ते प्रकोप और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान में यात्रा करने को लेकर 3 महीने का प्रतिबंध और बढ़ा दिया है। पंजाब के लुधियाना में पेटा कार्यकर्ताओं ने लोहड़ी पर्व पर पतंग उड़ाने के लिए चीन के मांझे का इस्तेमाल नहीं करने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान एक कार्यकर्ता ने चिड़िया का वेश धारण किया हुआ था और दूसरी कार्यकर्ता पतंग लेकर लोगों से अपील करती नजर आई।
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन पूरे कर लिए। कोहली इस उपलब्धि को हासिल करने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के छठे कप्तान हैं। कन्नौज सड़क हादसे में मारे गए लोगों का आंकड़ा डीएनए टेस्ट के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि इस हादसे में कुछ शव इतनी बुरी तरह से जल गए कि सिर्फ हड्डियां बाकी रही। शुक्रवार की रात एक ट्रक और निजी बस में हुई टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गई और आग इतनी तेजी से फैली कि बस में सो रहे लोग जब तक कुछ समझ पाते वो आग की चपेट में आ गए। कुछ लोगों ने बस की खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई। कईयों को आसपास के लोगों ने बस से बाहर निकाला, लेकिन माना जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग बस में ही फंसे रह गए और आग में झुलसकर उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम को बस से 9 नरकंकाल मिले हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक निजी स्लीपर बस और एक ट्रक में टक्कर हुई। बस फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही थी और ट्रक कन्नौज से कानपुर के रास्ते पर था। यह हादसा शुक्रवार की रात करीब 8 बजे हुआ। अभी इसको पूरी तरीके से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो डेड बॉडीज हैं वो आग लगने से इतनी ज्यादा वो उनकी हड्डियां जो है बिखर गई है, इसलिए डीएनए टेस्ट के बाद ये क्लियर होगा कि कुल कितने व्यक्ति इस दुर्घटना में मृत हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की। मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। वहीं जख्मी हुए लोगों को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। 12 लोगों को मेडिकल कॉलेज तिरवा में भर्ती कराया गया, जबकि 11 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जैसे तैसे ऊपर वाला शीशा तोड़ा, मैं अपने बच्चे को लेके उड़ा, मेरे पीछे से मेरी बेबी उड़ गई। घायल हुए 2 लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रूपये मुआवजे का ऐलान किया है। मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर चेक भी दे दिए। साथ ही सरकार ने राहत और इलाज का भी तुरंत इंतजाम किया। एक एक्सीडेंट है और उस एक्सीडेंट में की जांच होगी। कहीं किसी ने अगर लापरवाही की है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज के हादसे से सियासी गलियारों में शोक की लहर फैल गई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर ट्वीट किया और मारे गए लोगों के लिए संवेदना जाहिर की। बेहद दुखद हादसा है। सभी पीड़ित जनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और जो घायल हैं उन सब को उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं और इस पूरे घटना का ब्यौरा हम लोगों ने प्रशासन से, जिलाधिकारी से मांगा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करके घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की मांग की। राम मंदिर ट्रस्ट पर महंत नृत्य गोपाल दास ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष मैं ही रहूंगा। जो ट्रस्ट है और वही सभी एक ही है, अलग अलग नहीं है और दोनों के हम ही अध्यक्ष हैं। जो ट्रस्ट है और सब कुछ दोनों एक ही है। पहले से ही हम अध्यक्ष होते हुए आए हैं और कहां से अध्यक्ष खोजने जाएंगे जब हमारे अध्यक्ष के रहते हुए ही फिर हम ही अध्यक्ष होंगे, दूसरा कौन होगा। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में वामपंथी छात्र संगठनों को बैन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मामला उग्र होता देख पुलिस एक्शन में आ गई और छात्रों पर लाठीचार्ज करते हुए उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद कैंपस में भगदड़ मच गई। आगरा यूनिवर्सिटी में आज 2 समूह के लोग एकत्रित हुए थे अपने अपने ज्ञापन को देने के लिए। यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में उन्होंने ज्ञापन दिया है और अभी आगे जो है पुलिस को थोड़ा एक्शन करना पड़ा है, स्ट्रिक्ट एक्शन, और आगे कार्रवाई हम लोग वीडियो और मिलने वाली तहरीरों के आधार पर करेंगे। निर्भया केस में फांसी की सजा पाने वाले 4 दोषियों में से 2 ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निर्भया केस में दोषी विनय कुमार शर्मा और मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। इस याचिका में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच दोनों दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन पर 14 जनवरी को सुनवाई करेगी। क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी मामले में कोर्ट में सुनवाई का अंतिम चरण होता है। इसमें फैसला आने के बाद दोषी किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता नहीं ले सकता। इससे पहले निचली अदालत निर्भया केस के 4 दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी कर चुकी है।
यूपी के उन्नाव में पति पत्नी और वो के चक्कर में एक पत्नी ने अपने पति और उसकी महिला साथी कहे जाने वाली एक दरोगा की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित पत्नी का आरोप है कि महिला दरोगा के साथ उसका पति नाजायज तरीके से 10 महीने से रहा है। फिर क्या था, पत्नी और उसके रिश्तेदार महिला दरोगा के घर पहुंचे और उसे कमरे से घसीटकर पीटने लगे। देखिए कैसे महिला दरोगा को महिलाओं ने खींचा और दीवार पर लड़ा लड़ा कर अपना गुस्सा उतारा। इतना ही नहीं, महिलाओं ने महिला दरोगा के बाल खींचे और थप्पड़ों से पिटाई कर दी। हालांकि वहां मौजूद महिला का पति महिला दरोगा को बचाने की कोशिश में जुटा था, लेकिन गुस्साई पत्नी और उसके साथ आई महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इसीलिए वो लगातार महिला दरोगा को पीटती जा रही थी। मेरी बात सुनोगे? दरअसल महिला दरोगा उन्नाव में एंटी रोमियो इंचार्ज हैं और पुलिस लाइन में रहती हैं। लेकिन मारपीट करने वाली महिला का दावा है कि उसका पति पिछले 10 महीनों से महिला दरोगा के चक्कर में उसी के घर में रह रहा है, जिससे नाराज पत्नी कानपुर से उन्नाव पहुंची और महिला दरोगा के घर जाकर पति को पीटने लगी। वहीं दूसरी ओर उसके साथ आए लोग महिला दरोगा के घर का सामान तोड़ने लगे। इस दौरान जानकारी मिलने पर कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और बीच बचाव करने लगे, लेकिन महिलाएं बेहद गुस्से में थीं और किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी और लगातार महिला दरोगा और अपने पति को पीटे जा रही थी, जिसे देख पुलिस वाले भी बेबस नजर आए। हालांकि जैसे तैसे पुलिस वालों ने महिला और उसके साथ आए लोगों को शांत करवाया और दोनों पक्षों को अलग अलग किया, लेकिन इसके बाद भी महिला का गुस्सा कम नहीं हुआ, क्योंकि अब महिला अपने पति और महिला दरोगा को जेल भेजने की बात कहती दिखाई दे रही थी। एसआई उन्नाव के एसआई हैं एंटी रोमियो इंचार्ज, तो उनके खिलाफ FIR करनी है। जो 10 महीने से मेरे और हस्बैंड और वो उनके संबंध बने हुए हैं और इन्हीं उससे मैं इसके खिलाफ FIR करवाना चाहती हूँ। वहीं महिला दरोगा ने आरोपों को नकार दिया और रिश्ते को भाई बहन जैसा बताया। वाइफ ने इनके ऊपर केस कर दिया, मतलब अपने हस्बैंड के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि बहन मैं यहाँ पे आप क्या 2-4 दिन रुक लूँ क्योंकि जांच चल रही है। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, भाई बहन का रिश्ता, मेरे यहाँ 2-4 दिन अगर ऐसी कोई बात दिक्कत वाली है तो आप रह सकते हो। तो इस वजह से ये यहाँ पे जो 1-2 दिन मतलब इस हाई वोल्टेज हंगामे के बाद पुलिस का बयान भी सामने आया और SP विक्रांत वीर ने पूरे मामले की जांच COCT यादवेंद्र यादव को सौंपी, जिन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता पहुंचे तो ममता बनर्जी ने मुलाकात के साथ नागरिकता बिल और NRC का मुद्दा उठा दिया, लेकिन PM ने ममता बनर्जी से कहा कि इस पर या नहीं दिल्ली में बात होगी। हालांकि कोलकाता में PM मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात अच्छे माहौल में हुई। PM मोदी ने मुख्यमंत्री की बात गौर से सुनी, लेकिन इस दौरान ममता बनर्जी ने CAA और NRC का मुद्दा उठाया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सही मौका नहीं है। আমরা কেয়ার এবং এনপিআর এবং এনআরসি আমরা তিনটেরই বিরুদ্ধে এবং তিনটের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে সারা দেশ জুড়ে এবং আমরা এটা নিশ্চয়ই চাই মানুষে মানুষে বৈষম্য হওয়া উচিত নয়। বলেছেন যে আমি তো এখন এসেছি এখানে জাস্ট কয়েকটা প্রোগ্রাম করতে, যদি সুযোগ হয় আমরা দিল্লিতে কথা বলে নেব। PM मोदी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वीं सालगिरह के जश्न और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, लेकिन उनकी कोलकाता में मौजूदगी से सियासी पारा चढ़ गया है। PM से मुलाकात के ठीक बाद ममता बनर्जी TMC समर्थक छात्रों की तरफ से हो रहे CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची और उनके साथ ताली बजाकर कानून का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गीत गाकर अपना विरोध जताया और ममता बनर्जी भी उनके सुर में सुर मिलाती नजर आईं। वहीं लेफ्ट ने भी PM मोदी के कोलकाता दौरे का विरोध किया। PM के दौरे से पहले CPM के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे और काले गुब्बारे लेकर मोदी गो बैक के नारे लगाए। लेफ्ट विंग के छात्रों ने भी मोदी गो बैक के पोस्टर और बैनर के साथ PM के दौरे का विरोध किया और मार्च निकाला। और इसी तरह जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी मोदी गो बैक के नारे लगे। छात्रों ने प्रदर्शन करके PM के दौरे का विरोध किया।
ममता और लेफ्ट के गढ़ कोलकाता में पीएम मोदी का यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब नागरिकता कानून और एनआरसी के साथ जेएनयू हिंसा के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मौके पर जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आईसी घोष ने भी एक वीडियो जारी कर राज्य के लोगों से पीएम के दौरे का विरोध करने की अपील कर दी। আমি বাংলার মানুষকে আবেদন জানাচ্ছি যে জায়গা থেকে আমি আসি দুর্গাপুর আসানসোল এলাকায় কিভাবে দাঙ্গা ছড়াচ্ছে আজ মোদি আর মমতা হাত মেলাচ্ছে এই বিভাজনের রাজনীতিতে। आईसी घोष पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की रहने वाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी का आपस में सियासी तालमेल है। বাংলার মাটি রবীন্দ্রনাথ নজরুল সবার মাটি। पीएम मोदी ने कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जहां उन्होंने लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी की यहां राजभवन के बाद सीएम ममता बनर्जी से कुछ ही देर बाद दोबारा मुलाकात हुई। नागरिकता कानून पर विरोध के बीच हुई मुलाकात में दोनों के बीच दूरियां दिख रही थी और दोनों बातचीत से बचते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिए जा रहे शॉल को लेने से इनकार कर दिया और वो झुंझला गई। कोलकाता के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी ने हावड़ा ब्रिज पर लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया जो देखते ही बन रहा था। इसके बाद कोलकाता की समृद्ध सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली और कोलकाता के कलाकारों ने शानदार डांस से प्रधानमंत्री मोदी का दिल जीत लिया। जेएनयू हिंसा पर पुलिस की रिपोर्ट में हिंसा के लिए लेफ्ट छात्र संगठनों को जिम्मेदार बताने पर सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस तेज हो गई है। पुलिस ने सीधे एबीवीपी का नाम नहीं लिया, लेकिन 9 लोगों की लिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जिनको एबीवीपी का बताया जा रहा है। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बार फिर से खुद को पाक साफ बताया और दावा किया कि पुलिस की जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। देखो, नकाबपोश गैंग में विद्यार्थी परिषद के लोग नहीं है। विद्यार्थी परिषद के 2 कार्यकर्ताओं का कल नाम आया है, एक का फोटो आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहा है, पूरा गलत है। दूसरा एक है जिसका व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस को पूरा हेल्प करेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप की जांच करने में। उसके अंदर जितने भी मैसेजेस आए हैं सारे मैसेजेस की जांच होनी चाहिए। एबीवीपी ने नागरिकता कानून के समर्थन और जेएनयू मामले में लेफ्ट के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्च निकाला। अपने गढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए लेफ्ट पर निशाना साधा। इस तरह के पोस्टर भी नजर आए जिसमें लेफ्ट से देश को आजादी दिलाने का ऐलान किया गया। विवेकानंद और भगत सिंह से लेकर अंबेडकर की तस्वीरों वाले पोस्टर और स्लोगन के साथ एबीवीपी ने लेफ्ट को घेरा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी डिपार्टमेंट के बाहर से ये मार्च निकाला गया और हजारों की संख्या में जो एबीवीपी के समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है। ये आप देखिए, अलग अलग कटआउट बैनर पोस्टर लेकर के इनका मार्च निकाला गया है। जेएनयू में एबीवीपी के जनरल सेक्रेटरी मनीष जांगीड़ और कई दूसरे सदस्य भी अपनी चोट के साथ इस मार्च में शामिल हुए और दावा किया कि वो हिंसा की जांच में पुलिस से सहयोग को तैयार हैं। लेकिन एबीवीपी ने माना कि जेएनयू में हिंसा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए उनमें एबीवीपी के लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस की जो लिस्ट आई, जो ग्रुप बना था आपका एक यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट, उसमें 37 लोग हैं। जो लिस्ट है उसमें आपने नाम देखे कोई एबीवीपी से है? अभी मुझे लिस्ट मिला, मैंने देखा उसमें हमारे 2-4 कार्यकर्ताओं के नाम है। लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर वो ग्रुप एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, ये मुझे नहीं पता है। दिल्ली पुलिस ने लिस्ट जारी किया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ वो जांच में पाया होगा तभी लिस्ट जारी किया है। और उसमें जो भी ऐसे मतलब कि भड़काने वाले बातें जो लिख रहा था उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और जो भी अगर सत्ता पाई जाती है तो उसको सजा होनी चाहिए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जेएनयू के लेफ्ट विंग छात्र संगठनों को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया था। इसके बाद बीजेपी ने लेफ्ट पर और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। हिंसा गलत है, कोई भी करे कार्रवाई होनी चाहिए, विरोध करने का अधिकार है। लेकिन जो हमारे विरोधी दलों के नेतागण वहां जाके भाषण दे रहे हैं, उन्होंने कभी ये सवाल उठाया क्या कि सर्वर को जो तोड़ा गया वो गलत था? इस पर क्यों नहीं कहते हैं? उन्होंने कभी ये बात कही क्या कि जो बच्चे अपने को रजिस्टर करा करके पढ़ना चाहते थे उनको रोका जा रहा है और बाद में हिंसा की गई, लोगों को पीटा गया?
ये ठीक नहीं है। जेएनयू के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन गुंडे आए थे? अगर किसी को नहीं मालूम है तो दिल्ली पुलिस को नहीं मालूम है। मैं पुलिस को भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानता हूं। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, प्रशासन की है, जो पुलिस से इस दबाव में काम करा रही है। पुलिस जो कुछ कर रही है गलत कर रही है, लेकिन पुलिस भी इस सरकार से डरी हुई है। जेएनयू में हालात काबू में रखने के लिए कैंपस के अंदर और बाहर पुलिस और सुरक्षा बल मुस्तैद है, लेकिन इस बीच जेएनयू छात्र संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहला रीजन ये है कि कल दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जो एकदम बोगस और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन उनका जो है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि मानिए दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि एबीवीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एबीवीपी का पर्चा उठा के उसको वैसे के वैसे चलाया जा रहा है। और उसके बाद जो कुछ मीडिया हाउसेस है, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने से इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस से बेहतर इन्वेस्टिगेशन करके इसके पीछे जो एबीवीपी का हाथ था, और कल का बात नहीं है, जिस दिन से इंसिडेंट हुआ उस दिन के बाद से ही कई सारे मीडिया हाउसेस अपने से इन्वेस्टिगेशन करके इसका एक पर्दाफाश किया है कि इसके पीछे एबीवीपी का हाथ है, पुलिस का इसमें कॉम्प्लिसिटी है, प्रशासन और जेएनयू सिक्योरिटी का इसमें कॉम्प्लिसिटी है। सारा अली खान ने अपने वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अभिनेत्री सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर वर्कआउट करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सारा के साथ उनकी ट्रेनर नम्रता पुरोहित भी वर्कआउट करती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें कंगना रनौत लोगों से हिंदी बोलने, पढ़ने और सीखने की अपील करती नजर आ रही हैं। ये वीडियो कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने शेयर किया है। से क्यों नहीं निकलता? माँ बाप भी चौड़े होकर बताते हैं जब बच्चे फुरातेदार इंग्लिश बोलते हैं। अंग्रेजी में पैदल हो तो शर्म आ जाती है, लेकिन हिंदी में हाथ तंग हो तो माथे पे शिकन भी नहीं आती। अभिनेता ऋतिक रोशन के 46वें जन्मदिन पर बधाई देने उनके घर के बाहर फैंस इकट्ठा हो गए। अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद ऋतिक ने फैंस को निराश नहीं किया और बालकनी में आकर उनका आभार जताया। फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D की टीम अहमदाबाद पहुंची, जहां उन्होंने पतंगबाजी महोत्सव में भाग लिया। अभिनेता वरुण धवन ने जैसे ही पतंग उड़ाई, श्रद्धा कपूर उनका हौसला बढ़ाती दिखी। अभिनेत्री करीना कपूर की वीरे दी वेडिंग का दूसरा पार्ट वीरे दी वेडिंग 2 प्री प्रोडक्शन स्टेज में है। करीना ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि दूसरे पार्ट को लेकर वो काफी उत्साहित हैं। सबकी बचेगी, जितना भी पढ़ लो ग्रेजुएशन। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो ऋतिक के जन्मदिन पर उनके सुपरहिट नंबर जय जय शिव शंकर की धुन पर नाचती हुई नजर आ रही हैं। उर्वशी ने ऋतिक को ग्रीक गॉड और गॉड ऑफ डांस कहा। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और कहा कि अगर देश की संसद आदेश करे तो पीओके को भारत में मिलाने के लिए सेना तैयार है। पीओके का सवाल है, बहुत साल पहले पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट फाइल जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है। वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नागरिकता कानून के बहाने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कानून भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी है, जिसका मकसद देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटना है।
सोनिया ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि वहां के लोगों को पिछले 5 महीने से मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया है और पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ नेताओं को जेल में बंद रखा गया है। एसिड अटैक पीड़ित लड़की की जिंदगी पर बनी फिल्म छपाक देश भर में रिलीज हो गई, जिसमें लोगों को एसिड अटैक के बारे में जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच लखनऊ में एक लड़की पर तेजाब के हमले से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि एक युवक के साथ एक महिला ने मिलकर इस लड़की पर एसिड अटैक किया है, जिसके बाद बुरी तरह से झुलसी हुई लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। इस घटना से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तेजाब बड़ी आसानी से लोगों की पहुंच में है और वो एसिड अटैक करने वाले डर नहीं रहे हैं, उनमें कोई खौफ नहीं है।